Hello students and good morning to all of you, and this is Vijay Singh, and now I'm going to discuss with you the another aspect of income tax law and practices unit third. Topic is it is continuation of computation of income under the head of salary. Now today I'm going to discuss with you the deductions under section 16 and relief under section 89. ये दो चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्टली। तो ये टॉपिक है आपका आज का। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम सैलरी से काउंट करते हैं तो इनकम को जो भी टैक्सेबल इनकम होगी, तो उस तरीके से जब हम काउंट करेंगे तो उसमें कुछ डिडक्शंस हैं जिनको रिलीफ हम कह सकते हैं, या एक डिडक्शंस हैं जो सेक्शन 16 में मिलती हैं किसी भी एम्प्लॉय को। और रिलीफ भी आपको 89 सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ रिलीफ भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो इस तरह के कई चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वेट। So now I'm going to discuss with you the directions under section 16. तो under section 16 में जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 16 जो सेक्शन है उसमें क्या डिडक्शन मिलती है। तो जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एम्प्लॉय को मिलती है। अगर किसी की एम्प्लॉय की जो सैलरी है, सपोज करो उसकी इनकम 50,000 रुपए हर महीने है, तो 12 महीने में, एक साल में उसकी इनकम 6 लाख रुपए आपकी होती है। तो 6 लाख रुपए आपकी ग्रॉस इनकम आती है। तो ग्रॉस इनकम में से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको 50,000 रुपीज आपका लेस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 5,50,000 रुपए की ही इनकम बनेगी। तो अमाउंट ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस और असेसमेंट ईयर, तो जो भी है 2021 के लिए आपका ये है, और असेसमेंट ईयर के लिए। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वहां पर ये डिडक्ट हो जाती है। इसलिए इसको डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से जाना जाता है, जो हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, सबको ये डिडक्शन दी गई होती है। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो या एक आम आदमी, तो सभी को ये डिडक्शन दी जाती है, इसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है। सेक्शन 16(2) में ये आता है, आई जिसको डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो कम होगा वो आपको मिलता है एंटरटेनमेंट में से 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या 5,000 रुपीज पर मंथ, या एक्चुअल अलाउंस। इन तीनों में से जो भी कम होगा, सबसे कम जो होगा उसका डिडक्शन जो है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी आदमी को सैलरी 50,000 रुपये और उसको जो है 8,000 रुपये उसको जो है मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल कितना है उसका 8,000 रुपये, गवर्नमेंट रेट है 5,000 रुपये। ठीक है, और बेसिक क्या है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का 20%, जैसे अगर किसी की 50,000 सैलरी तो 20% उसका 10,000 रुपये हुआ। फिर 5,000 रुपये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल कितना 8,000। तो मिनिमम कौन सा है, लीज से 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये आपका जो है इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तीसरा आता है इसमें प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स है सेक्शन 16 थर्ड में। तो डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इन द ईयर ऑफ पेमेंट में हम इसको देखते हैं, पेड बाय द एम्प्लॉयर, देन फर्स्ट इंक्लूड इन सैलरी, देन प्रोविजिट एंड देन इट डिडक्टेड सैलरी अलाउड। तो प्रोफेशनल टैक्स है, पहले ये इसमें जुड़ा होता है आपका, और उसके बाद इसको एज ए प्रोविजिट मान के इसको डिडक्ट कर दिया जाता है। तो प्रोफेशनल टैक्सेस भी जो है आपको बेनिफिट इसका मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16, ये वो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। तीनों डिडक्शंस को आपको देखना है, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ये ही आपकी डिडक्ट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में आप देख रहे हैं, तो बेसिकली जो रिलीफ है यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी या एडवांस सैलरी की अगर हम बात करें, तो वेयर बाय एनी रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द एसएससी सैलरी being paid in arrear or advance, or by any reason he is having receiving in any one financial year salary for more than 12 months, or the payment of profit in lieu of salary under section 17 subsection 3. So his income is assessed at the rate of higher than at which it would be otherwise have been assessed. So assessing officer shall on application made to him in his behalf to grant such relief as prescribed. The procedure of computing the relief in गिवन टेबल जो है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे रिलीफ क्या मिलता है। तो इस तरह की जो ऑन अकाउंट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी पे और एडवांस सैलरी पे भी रिलीफ आपको मिल सकता है।
तो ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन पे भी ये अंडर सेक्शन 89 में रिलीफ आपको मिलता है। सिमिलर टैक्स रिलीफ एक्सटेंडेड टू एसएससी हु रिसीव द एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन और इन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज, ठीक है, सेक्शन 57 में ही दिया है। तो जब हम कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी करेंगे तो उस समय ये सारी चीजें आएंगी। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें, मींस रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। तो डेथ के टाइम पे अगर कोई जो भी बेनिफिट उसको उसके बाद पेंशन के रूप में किसी फैमिली को मिलता है तो फैमिली पेंशन कहलाती है। नो रिलीफ एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट वीआरएस अगर कोई एम्प्लॉय लेता है तो उसको इस तरह के बेनिफिट या टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज में भी उसको बेनिफिट नहीं मिलते हैं ये 89 के। तो नो रिलीफ शैल बी ग्रांटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट received or receivable by the SSC on his voluntary retirement or termination of his services. In accordance with this scheme and schemes of voluntary retirement and scheme of voluntary separation, in exemption of under section 10(10)(c) जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, और such compensation received in voluntary retirement, termination of services, etc. तो जब भी हम बात करेंगे क्लेम की तो सेपरेशन हैज बीन क्लेम्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सेम असेसमेंट ईयर, ठीक है, लेकिन इसको हम उसी समय क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर अतिन कुमार हैज द फॉलोइंग रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। बेसिक सैलरी 3000 रुपीज पर मंथ है, डीएनएस डीए जिसको हम 600 पर मंथ मिल रहा है, कमीशन उसको 6000 पर मंथ मिलता है। मोटर कार पर्सनल यूज फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंडिचर मीट बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसके एक्सपेंडिचर को देखता है लेकिन मोटर कार वो पर्सनल यूज के लिए लेता है। 500 रुपीज पर मंथ उसको मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस 900 रुपीज पर मंथ उसको मिलता है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन ऑफ मिस्टर अतिन। यहाँ पर कहा है कि एचआरए की एग्जम्पशन लिमिट को आप फाइंड आउट करिए और assume that he paid rent in 1000 rupees per month for his accommodation at इंदौर, ठीक है, इंदौर में वो रहता है। तो accommodation DA forms part of salary for retirement benefit, तो ये DA भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो एचआरए उसको बेसिकली मिल रहा है 900 रुपीज पर मंथ, ठीक है। एचआरए रिसीप्ट कितना मिल रहा है उसको 900 के हिसाब से जो है 10,800 रुपीज उसका एक साल का बनता है, ठीक है। 900 इंटू 12 तो 10,800 रुपीज उसको मिला लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a), ठीक है। तो ये जो एग्जम्पशन है निकल कर आई उसकी 13(a) की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको ये इसका है आपका। तो ये 3 नियम होते हैं, एक्चुअल एचआरए रिसीव या एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी ओवर 10% ऑफ हिज सैलरी या 40% ऑफ द सैलरी इन अकोमोडेशन सिचुएटेड इन इंदौर। तो तीनों कैलकुलेट किए तो एक्चुअल जो एचआरए है वो 900 इंटू 12 तो 10,800 हुआ। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी यहाँ देख रहे हैं, तो रेंट पेड कितना किया उसने 1000 रुपए, तो 1000 इंटू 12 कितना हुआ 12,000। 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कितना 10% ऑफ 3000 प्लस 600 उसका डीए, कुल मिला के हुआ आपका 12,000 रुपए। तो डिफरेंस कितना निकला ठीक है 12,000 हो गया इसका सैलरी, रेंट पेड इसने किया और जो उसको 10% ऑफ सैलरी है 4,320 रुपए, डिफरेंस हुआ आपका 7,680 रुपए जो आपका डिफरेंस है वो यहाँ पर निकल के आया। फिर 40% ऑफ सैलरी हमने देखा तो 3,000 प्लस 600 इंटू 12 आपने किया तो 40% इसका निकाला तो 17,280 रुपीज यहाँ पर आया। तो तीनों में जो लीस्ट है वो कितना है 7,680 रुपीज। तो ये जो बेनिफिट है एचआरए का मिल जाएगा। तो एचआरए रिसिप्ट कितना हो रहा है इतना, और एग्जम्पशन कितनी मिल रही है उसको 7,000 दिस ये एग्जम्पशन। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई एचआरए की ये, तो 10,800 में से 7,680 रुपए माइनस करके आपको मिला 3,120 रुपए, वो उस पर टैक्स लगेगा, बाकी जो एचआरए आपका वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये टैक्सेबिलिटी जो है कैलकुलेट की जा सकती है, इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) सैलरी इंक्लूड डीए, डीए आपका जो है सैलरी में इंक्लूड होता है व्हेन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, इस टाइप की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा बाकी जो डिस्कशन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वो हम फिर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग, थैंक यू वेरी मच।